हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान पार्ट 4 का एक टॉपिक है, जो कि यह आपकी पूरी वेक्टर की क्लास को समाप्त कर देगा। और आज के वीडियो के बाद, आज के टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक होगा वह इस पार्ट का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये टॉपिक आपको पूरी तरह से कंसेप्टेबल टॉपिक बताया जाएगा और यह टॉपिक आपको न्यूमेरिकल्स को हल करने में काफी आपका मदद करेगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वह हम पढ़ेंगे विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को निरूपित कैसे किया जाता है, हल्का सा चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है विस्थापन सदिश का। आइए इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। अगर आपका ये कोई निर्देशांक है, ये आपका x अक्ष है और यह आपका y अक्ष है। इस निर्देशांक में अगर कोई बिंदु यहाँ है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x1 और y1, यानी कि x पे कितना चला है, x1 चला है, y अक्ष पे कितना चला है, y1 चला है। तो इस बिंदु का अगर स्थिति सदिश हम बात करें, स्थिति सदिश बनाएं, तो हमने बताया था कि मूल बिंदु O से अगर उस बिंदु को हम मिला दें, उस बिंदु पर को एक एरो द्वारा मिला दें, तो ये जो आपका मूल बिंदु से ये है, इसे हम कहते हैं स्थिति सदिश। तो यह यहाँ पे एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो ये पहला बिंदु है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, R1 वेक्टर। क्या कहते हैं, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है, इस बिंदु का स्थिति सदिश है। क्या है, बिंदु, इस बिंदु का क्या है, स्थिति सदिश है। यानी कि अगर हम R1 वेक्टर बोलें तो R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर आपका है, ये बिंदु क्या है, मान लेते हैं इस बिंदु को A नाम दे देते हैं। तो बिंदु क्या है, R1 वेक्टर क्या है, बिंदु A का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष है। तो बिंदु A का R1 वेक्टर क्या है, बिंदु A का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर इसका स्थिति सदिश चाहिए हमें, तो इसको अगर ले आकर के हम मूल बिंदु से मिला दें, ये मान लेते हैं बिंदु हमारा B है, तो ये जो आपका अगर एक तीर द्वारा इसको मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, R2। और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, x2, y2, इस बिंदु के निर्देशांक हैं। तो अगर हम यहाँ पे R2 वेक्टर बोलें, क्या बोलें, R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर क्या है, किस बिंदु का स्थिति सदिश है, बिंदु B का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। तो R2 क्या है, बिंदु B का स्थिति सदिश, बिंदु B का क्या है, स्थिति सदिश है और किसके सापेक्ष है, मूल बिंदु के सापेक्ष। फिर से एक बार, अगर कोई भी बिंदु किसी अगर कार्तीय तल निर्देशांक में दिया गया है, देखिए कोई भी निर्देशांक जैसे x y z, यहाँ पे हम समतल गति कर रहे हैं, यानी कि कोई भी गति कण करेगा तो 2D डायमेंशन में करेगा, दो विमाओं में गति करेगा, x अक्ष और y अक्ष। ऐसे तो अक्ष तीन होता है, x y और z। यहाँ पे y होता है और ये x होता है, ये z होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई वस्तु अगर इस प्रकार से चल रही है, कैसे चल रही है, इस प्रकार से चल रही है, तो यह किस तल पर चल रही है, x तल और y तल। तो इसको हम कहते हैं x y तल कहते हैं। अगर कोई बिंदु यहां से इस तल पर और इस तल पर चल रही है, इस तल और इस तल पर चल रही है, तो ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इसको x और z तल कहते हैं। और कोई वस्तु यहाँ से अगर ऐसे चल रही है तो ये क्या है, y और z तल है, तो इसको कहते हैं y z तल। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर चाहे कोई वस्तु इस तल में चले, चाहे कोई वस्तु इस तल में चले, चाहे कोई वस्तु इस तल में चले, हमेशा दो तल में ही गति करेगी। इस तल में चलेगी तो x z तल में, इस तल में चलेगी तो x y तल में, इस तल में चलेगी तो y z तल में, क्योंकि यह पार्ट पूरी तरह से समतल में गति है। यानी कि किसी भी दो तल में गति, दो विमाओं में गति है, तो कोई भी वस्तु दो विमाओं में ही हमेशा गति करेगी। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पे ये जो वस्तु है यहाँ से यहाँ जा
जा रही है, ये जो बिंदु है यहां से यहां तक जा रहा है, यानी x और y तल में गति कर रहा है, तो इसके भी कितने निर्देशांक हैं, दो विमाएं हैं, दो विमाओं में गति कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका अगर इस बिंदु को यहां से मिला दे तो ये r1 वेक्टर है, जो कि क्या कहलाएगा, बिंदु A का स्थिति सदिश। अगर यहां भी मूल बिंदु से इस बिंदु को मिला दे तो ये आपका r2 वेक्टर है, जो कि क्या कहलाएगा, बिंदु B का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। अब देखिए, अगर आपके पास दो बिंदु हैं, जैसे कोई कण यहां से चलता है और ऐसे आकर के यहां पर पहुंचता है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी तो इसके पथ की लंबाई को कहते हैं। लेकिन अगर इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन क्या होता है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक के न्यूनतम पथ को, ये तो इसका लंबा वाला पथ है, लेकिन पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक का जो शॉर्टकट पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर इसमें हम विस्थापन की गणना करें तो पहला बिंदु क्या है, A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है, तो इसके टेल से इसके पूंछ को ऐसे मिलाते हुए एक अगर इस प्रकार से हम रेखा बना दें, इस प्रकार से रेखा बना दें पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम पथ की लंबाई क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो यह क्या कहलाएगा, विस्थापन। और विस्थापन को हम क्या कर देते हैं, डेल्टा R वेक्टर से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका डेल्टा R वेक्टर है वह क्या कहलाएगा, बिंदु A के सापेक्ष B का क्या है, विस्थापन सदिश है, बिंदु B का क्या है, विस्थापन सदिश है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, विस्थापन सदिश की गणना करनी है। क्या करना है, विस्थापन सदिश की गणना करनी है। तो आइए थोड़ा सा मैं रिमाइंड अप कर दूं। कुछ नियम है, वह कहता है कि यदि दो सदिश इस प्रकार से जुड़े हुए हों, कि वे दोनों अगर किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो जो तीसरी भुजा होती है वह उसके किसके बराबर होती है, परिणामी के बराबर होती है। यही त्रिभुज योग का नियम है। तो यहाँ पे भी कंडीशन कुछ इसी प्रकार से बन रहा है कि एक भुजा और दो भुजा, ये दोनों त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, दो एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं हैं, तो इसका जो परिणामी होगा वह कितना होगा, R2 वेक्टर होगा। यानी यहां हम लिखेंगे त्रिभुज योग के नियम से, त्रिभुज योग के नियम से। तो त्रिभुज योग का नियम कहता है कि जो इसका परिणामी होगा, अगर कोई भी सदिश अगर दो इस प्रकार से जुड़े हुए हों जो त्रिभुज की आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी किसके बराबर होगा, तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो तीसरी भुजा है वह है सदिश वेक्टर R2 और बराबर आपका कितना हो जाएगा, सदिश वेक्टर R1 प्लस सदिश वेक्टर डेल्टा R। उम्मीद करता हूं बात आई होगी समझ में। देखिए, ये दोनों त्रिभुज की आसन्न भुजाएं हैं, तो इन दोनों का योग, इन दोनों का परिणामी इसके तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो इन दोनों का योग, इन दोनों का परिणामी इसके तीसरी भुजा के बराबर होगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ विस्थापन सदिश निकाल रहे हैं, जो कि विस्थापन सदिश हमारा क्या है, डेल्टा R है। डेल्टा R क्या है, बिंदु A और B के सापेक्ष विस्थापन सदिश है, जिसे हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हमें डेल्टा R की वैल्यू ज्ञात करें, यहाँ पे देखिए क्या है, आपका R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर को अगर इधर हम लेके चले आए तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का R1 वेक्टर, सदिश वेक्टर R1, और बराबर इधर का बचेगा आपका डेल्टा R वेक्टर। तो यानी कि डेल्टा R क्या है, विस्थापन सदिश है। तो विस्थापन सदिश डेल्टा R वेक्टर बराबर कितना आ रहा है, डेल्टा R2 माइनस, सॉरी डेल्टा नहीं, R1 वेक्टर माइनस, सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही आपका क्या है, विस्थापन सदिश। ये आपका क्या रहा, विस्थापन सदिश। अब मैं इस चीज को रफ करूंगा, आप प्यारा सा नोट्स में इस चित्र को सबसे पहले बनाएंगे, फिर इस बिंदु को नोट करेंगे। तो मैं इस चीज को रफ करूंगा, फिर आगे इसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मान लूं, अगर इस बिंदु के निर्देशांक की बात करूं तो x1 और y1 है, और x1 क्या है, x के साथ हमेशा दिशा दिशा को किसमें रखा जाता है, I कर। x के साथ हमेशा दिशा क्या रहती है, I रहती है। y के साथ हमेशा दिशा क्या रहती है, वो
ये रहती है। तो अगर पहले बिंदु की निर्देशांक की बात करें हम किसके, यहाँ से r1 की बात करें, अगर सदिश वेक्टर r1 की, तो सदिश वेक्टर r1 कितना होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। देखिए r1 का जो निर्देशांक है x1 y1 है, और हम जानते हैं कि x के साथ हमेशा i कैप होता है, y के साथ दिशा के रूप में हमेशा j कैप होता है। तो यहाँ से r1 का परिमाण r1 इतना हो जाएगा। और अगर हम r2 वेक्टर की बात करें तो r2 वेक्टर इसके निर्देशांक x2 है, और x2 के x के साथ हमेशा क्या होता है, i होता है, और प्लस y2 है तो y के साथ हमेशा क्या होता है, जे कैप होता है। तो ये आपका रहा R2 रहा। अब इसी मान को हम अगर इसमें रख दें, इस मान को हम इसमें रख दें, तो आइए देखते हैं परिमाण हमारा क्या आता है। यहाँ पे आपका है डेल्टा R बराबर R2 का मान कितना है, x2 i कैप प्लस y2 जे कैप। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा लिया। फिर क्या है आपका r1 है, r1 का मान हम यहाँ से रख लेते हैं। r1 का मान कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप इतना है। हम जानते हैं कि माइनस चिन्ह कभी भी ब्रैकेट को अगर हटाया जाए तो माइनस चिन्ह को बदल देता है। तो यहाँ से आपका डेल्टा r बराबर आ जाएगा, ये आपका है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और माइनस चिन्ह जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो x1 i कैप, और प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हमेशा बदल जाता है ब्रैकेट को हटाने के बाद, अगर माइनस चिन्ह बाहर हो तब। तो ये आपका हो जाएगा y1 j कैप। अब यहाँ से देखिए x2 i और i कैप और x1 i कैप, इन दोनों में i कॉमन है। तो यहाँ से डेल्टा r की वैल्यू जो है वह कितनी आएगी, इसमें से अगर i कैप को अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा आपका, i कैप को अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ आपका बचेगा x2, और माइनस का यहाँ बचेगा x2 माइनस x1। और यहाँ इन दोनों में देखिए j यहाँ भी है, j कैप यहाँ भी है, तो प्लस के चिन्ह के साथ अगर j को कॉमन निकाल लें तो यहाँ आपका बचेगा y2, और माइनस यहाँ बचेगा आपका y1। इतनी बातें आई समझ में। x2 माइनस x1 क्या है, x में परिवर्तन, x अक्ष में परिवर्तन, x2 माइनस x1। जहां कहीं भी दूसरा माइनस पहला हो, अंतिम माइनस पहला हो, वहां सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, परिवर्तन। ये आपको हमेशा काम देगा। तो दूसरा माइनस पहला यानी परिवर्तन, अक्ष पर चला गया निर्देशांक है, तो यानी x के निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है, यानी डेल्टा r को हम लिख सकते हैं x के निर्देशांक में परिवर्तन। और परिवर्तन का ही मतलब होता है डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, x में परिवर्तन हो रहा है। तो x इंटू आई कैप, x इंटू कितना हो जाएगा, आई कैप, प्लस का चिन्ह है y2 माइनस y1 यानी अंतिम y माइनस प्रारंभिक y, पहला y। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन किस में हो रहा है, y के निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन किस में परिवर्तन हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है, और इसके साथ क्या है, j कैप है। तो इस तरह से हम विस्थापन सदिश को निरूपित कर सकते हैं। अब एक आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, और जहां पे आपको नहीं समझ में आया हो वीडियो को रोककर वीडियो को बैक करके देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे वेग और त्वरण। तो अब अगर हम बात करें किसकी, वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है, डेल्टा r है, तो विस्थापन कितना है, डेल्टा r वेक्टर बटे समय कितना होगा, डेल्टा t। समय में परिवर्तन यानी समय अंतराल कितना है, डेल्टा t, समय में परिवर्तन। तो वेग किसके बराबर होता है, विस्थापन और समय में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन और समय में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। यहां से अगर हम वेग की बात करें, v की बात करें, सदिश वेक्टर v की, तो वेग r, डेल्टा r की वैल्यू यहां से कितना आई, डेल्टा x i कैप बटे प्लस डेल्टा y j कैप, और बटे में कितना है, यहाँ पे डेल्टा t है। अब दोनों के साथ डेल्टा t है तो इनको अलग अलग थोड़ा सा कर लें, तो विस्थापन भी बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा x i कैप बटे डेल्टा t, और प्लस का डेल्टा y j कैप बटे डेल्टा t। अब देखिए
ये क्या है, x क्या है, स्थिति है, x क्या है, उस बिंदु की स्थिति है। तो स्थिति में परिवर्तन, यदि कोई भी कण समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। यानी कि यह भी क्या हो जाएगा, समय में स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष, यानी क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और यह किस अक्ष पे हो रहा है, x अक्ष पे हो रहा है, तो इसको vx से प्रदर्शित कर लेंगे। और x की दिशा क्या होती है, i कैप, तो सदिश वेक्टर vx i कैप और प्लस डेल्टा y भी क्या है, y अक्ष पर स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और यह वेग किस में परिवर्तित हो रहा है, किस अक्ष पे, y अक्ष पे, तो भी y और साथ में क्या हो गया, j कैप। यह आपका क्या आ गया, वेग। अगर वेग का आपको परिमाण निकालना हो, वेग का क्या निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि किसी भी वेग का या किसी भी चीज का परिमाण निकालने के लिए x i के साथ जो रहता है उसका वर्ग, यानी vx का स्क्वायर, सदिश वेक्टर vx का स्क्वायर, प्लस में y के साथ, j के साथ में जो रहता है, यानी सदिश वेक्टर vy का स्क्वायर। इतना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिमाण। तो अगर आपको सवाल में वेग निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके सवाल में वेग का परिमाण निकालना हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम वेग को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि जैसे ये vx इंटू आई, वेग किसके बराबर है, वेग vxi और vyj कैप के बराबर है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये v के ही रूप में क्यों आ गया, v के रूप में इसलिए आ गया कि इसके पहले वीडियो में हमने जब घटक करना आपको बताया था, तो आपको बताया था कि कोई भी जैसे अगर ये जा रहा है, अगर मान लेते हैं यह क्या है, v है, इसका अगर हमें घटक करना है तो, और ये थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है, तो घटक अगर इसका करना है तो एक घटक इसका x अक्ष पे होगा और दूसरा घटक इसका किस पे होगा, y अक्ष पे होगा। एक घटक x अक्ष पे, दूसरा घटक किस पे होगा, y अक्ष पे। और थीटा के साइड हमेशा क्या आता है, cos आता है। और यह घटक आगे इसको लेकर के जा रहा है और यह घटक इसको ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि इसका जब घटक किए तो यह दो हिस्सों में टूट गया, एक तो आगे की ओर जा रहा है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये वेग है, तो एक वेग ये जो वेग प्रदर्शित कर रहा है, यह vx यानी x अक्ष पे i के साथ, i दिशा किस पे रहती है, x अक्ष पे रहती है, तो ये वेग vx को प्रदर्शित कर रहा है। इस वेग का जब हम क्या किए, वियोजित किए, इस वेग को जब वियोजन किए, इसका घटक किए, तो एक घटक इसका x अक्ष पे आया जो इसको आगे लेके जा रहा है, दूसरा घटक इसका y अक्ष पे ये वाला आया जो इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको दो डायमेंशन चाहिए, यानी कि अगर वेग है तो ये भी सदिश राशि है और ये दो डायमेंशन में चलेगा, दो अक्ष पे चलेगा, x अक्ष और y अक्ष पे। त्वरण है तो ये भी हमेशा दो अक्ष पे चलेगा, एक अक्ष x पे और दूसरा अक्ष y पे। अगर स्थिति है तो स्थिति को भी हमने देखा कि एक x पे था और दूसरा किस पे था, y पे था। तो इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं त्वरण को देखते हैं। तो अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन यानी डेल्टा v, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वेग का फार्मूला अभी अभी आया, जिसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको मिटा करके। वेग का अभी जो फार्मूला आया डेल्टा v का, डेल्टा v वेक्टर का, वह कितना आया, v वेक्टर vx सदिश वेक्टर vx i कैप प्लस सदिश वेक्टर vy j कैप, वेग का फार्मूला आया। अब इस डेल्टा, इस वेग के मान को इस पे रखते हैं, त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा v का मान यहाँ से कितना है, सदिश वेक्टर डेल्टा v का मान आपका है vx i कैप और प्लस का vy j कैप सदिश वेक्टर, और बटे में यहाँ कितना है, डेल्टा t है। फिर से इन दोनों को अलग अलग हम कर लें तो a बराबर कितना होगा, vx i कैप सदिश वेक्टर बटे डेल्टा t और प्लस ये आपका सदिश वेक्टर vy j कैप और बटे डेल्टा कितना हो जाएगा t।
अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, वेग में परिवर्तन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वेग में परिवर्तन। जिस प्रकार से वहां त्वरण में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन यानी कि दो अक्ष पे चल रहा है, एक एक्स अक्ष है और दूसरा क्या है, वाई अक्ष है। इस पर अगर कोई कण इस प्रकार चल रहा है जो कि त्वरण उत्पन्न कर रहा है, तो यानी कि दो विमाओं में त्वरण हो रहा है, त्वरण में परिवर्तन। अब यहाँ देखिए Vx क्या है? x अक्ष का वेग है, वेग बटे समय, यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। और वेग में जब कभी भी समय के साथ परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? वह त्वरण कहलाता है। तो त्वरण, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष त्वरण कहलाता है। किस अक्ष पे परिवर्तन हो रहा है? x अक्ष पे। तो ax हो जाएगा, साथ में क्या है? i कैप। x अक्ष की दिशा क्या होती है? i कैप होती है। प्लस का अगर इसकी बात करें तो वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष किस अक्ष पे? y अक्ष पे। तो वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और y अक्ष पे है इसलिए ay कहते हैं इसको, और इसकी दिशा क्या होती है? j कैप होती है। तो इस तरह से अगर हमें त्वरण ज्ञात करना हो द्विविमीय 2D डायमेंशन में, तो त्वरण वेग परिवर्तन कितना होगा? axi i कैप और सदिश वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, सदिश वेक्टर ax i कैप प्लस सदिश वेक्टर ay j कैप। अगर हमें त्वरण का परिमाण निकालना हो, त्वरण का हमें क्या निकालना हो? परिमाण निकालना हो, तो परिमाण निकालने के लिए हम अंडर रूट करते हैं, i के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस j के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? इसका परिमाण प्राप्त होता है। तो इस तरह से वेग और त्वरण का मान और वेग और त्वरण के परिमाण को आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। हमने अभी तीन चीजों को पढ़ा। एक तो आपका रहा विस्थापन सदिश, दूसरा रहा क्या? औसत वेग, और दूसरा क्या रहा? औसत त्वरण। औसत चाल या वेग और औसत त्वरण, तीन चीजों को पढ़ा। अगर औसत वेग निकालना हो तो यहाँ से इसका परिमाण अगर निकालना हो डेल्टा भी, तो इसको भी हमने बताया कि इसका अंडर रूट करेंगे, आई के साथ जो लिखा हुआ हो, यानी vx वेक्टर का स्क्वायर प्लस vy वेक्टर का स्क्वायर, इसका कर देंगे तो v का परिमाण निकल जाएगा। अगर त्वरण का परिमाण चाहिए, डेल्टा सदिश वेक्टर डेल्टा ए का परिमाण चाहिए, सदिश वेक्टर डेल्टा ए का परिमाण चाहिए, तो आपको सिंपल सा आई के साथ में जो लिखा हुआ है यानी ax वेक्टर का स्क्वायर करना चाहिए और ay वेक्टर का स्क्वायर करना चाहिए, तो सदिश इसका परिमाण निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, औसत और तात्क्षणिक, दो प्रकार के वेग होते हैं और दो प्रकार के त्वरण होते हैं। तो अगर आपको तात्क्षणिक निकालना हो, अगर आपको तात्क्षणिक वेग निकालना हो, तात्क्षणिक वेग का मतलब हुआ कि किसी विशेष समय पर, तो अगर किसी विशेष समय पर वेग आपको निकालना हो तो वेग में देखिए दो है, एक x अक्ष वाला है, एक y अक्ष। तो x अक्ष का अगर तात्क्षणिक वेग चाहिए यानी vx चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे डेल्टा vx और इसमें लिमिट लगाएंगे t टेस्ट टू कितना पे? 0 पर, और ये आपका होगा डेल्टा x बटे dt, और इसको हम लिख सकते हैं dx बटे dt। इसको क्या लिख सकते हैं? dx बटे dt। अगर इसी प्रकार से आपको y अक्ष का चाहिए तो हमें डेल्टा vy में हमें क्या करना होगा? लिमिट लगाना होगा, और t टेस्ट टू कितना? 0 पर, और ये आपका हो जाएगा dy बटे dt, और इसका मतलब होता है dy बाई dt। और इसी प्रकार से अगर त्वरण का चाहिए तो त्वरण x का अगर निकालना हुआ तो ये आपका हो जाएगा त्वरण ax पर, और लिमिट लगाएंगे t टेस्ट टू कितना? 0, और ये आपका हो जाएगा dx बटे यहाँ डेल्टा x बटे डेल्टा t, और इसको हम लिख सकते हैं dx बटे dt। ठीक उसी प्रकार से हमें डेल्टा ay में लिमिट लगाना होगा t टेस्ट टू कितना? 0 पर, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y बटे डेल्टा टी, और इसको लिखा जा सकता है dy बाई dt। तो इस तरह से अगर हमें तात्क्षणिक चाहिए तो तात्क्षणिक को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में जब सवाल आएगा सवाल में हम विधिवत चर्चा करेंगे, जिससे आपको इसमें के सारे जितने डाउट्स हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।